नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंडक्टर्स की सबसे बड़ी वैश्विक निर्माता और ट्रांसफार्मर ऑयल्स की ग्लोबली चौथी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो ये शेयर है दोस्तों अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट का इस कंपनी के शेयर पर असर होता नहीं देखा गया। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के वोलाटाइल मार्केट में भी इस शेयर में अपवर्ड मूव दिख रहा है और कीमतें ऊपर जाती हुई दिख रही। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ साथ फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स की बात कर लेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर अगर नजर डाल ले तो ये कंपनी जो है वो एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर की दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसकी ट्रांसफार्मर ऑयल्स की दुनिया में इसका तीसरा नंबर लगता है। केबल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो केबल मैन्युफैक्चरिंग लगती है उसमें इंडिया में नंबर 1 है। अगर FY 2022 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देख ले तो 9,346 करोड़ रुपए कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें तो 4,000 से ज्यादा कंपनी के ग्लोबल क्लाइंट से 574 करोड़ इबिटा रहा है। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 1500 से ज्यादा एम्प्लॉइज में काम करते हैं। 38% से ज्यादा का इसका एक्सपोर्ट बिजनेस है। 135 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी सर्व करती है और पिछले 64 सालों से ये कंपनी बिजनेस में है। दोस्तों, अगर देखें तो 1958 में श्री धर्म सिंह डी देसाई द्वारा स्थापित अपार वैश्विक उपस्थिति के साथ भारत में एक मार्केट लीडर है। विद्युतीकरण की भारत की प्रक्रिया में योगदान करते हुए इसने बिजली पारेषण केबलों के निर्माण से लेकर 3 व्यापक व्यावसायिक खंडों तक की शुरुआत की, जिसमें कंडक्टर्स बिजनेस है, ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल बिजनेस है और पावर और दूरसंचार केबल भी शामिल है। दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो 31 मार्च 2022 तक कंपनी की कुल स्थापित क्षमता जो थी वो 5,42,000 केबल ट्रांसफार्मर ऑयल KL ट्रांसफार्मर ऑयल और 1,80,000 मीट्रिक टन कंडक्टर्स की है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमरिया संयंत्र या फिर हमरिया प्लांट वित्त वर्ष 2022 में 104% की क्षमता उपयोग पर संचालित हुआ, जो पिछले साल वित्त वर्ष 2021 में 79% के क्षमता उपयोग पर संचालित हुआ था। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं, जैसे पावर है, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर है, आई केयर है, फूड पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, विंड है, सोलर है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, टेलीकम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी कंपनी की केबल्स यूज होती है, वायर्स एंड केबल्स, इंडस्ट्रियल, इसके साथ साथ रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, मोटर्स एंड जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मरीन, सबसी, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ EPC, ऐसी बहुत सारी टारगेट इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज है जिसमें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बिजनेस सेगमेंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी के टोटल 6 बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें स्पेशलिटी ऑयल्स, कंडक्टर्स, केबल सॉल्यूशंस, पॉलीमर्स, ल्यूब्रिकेंट्स और स्पेशलिटी ऑटोमोटिव है। इसमें से कुछ की बिजनेस सेगमेंट्स की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स का बिजनेस। ये कंपनी कंडक्टर्स के बिजनेस में लीडर है। दोस्तों, ये सबसे बड़े वैश्विक निर्माताओं में से एक है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु की छड़ और कंडक्टर्स में ये कंपनी लीडिंग पोजीशन पर है। इसके साथ साथ ये सभी शीर्ष 25 वैश्विक टर्म की ऑपरेटर और प्रमुख उपयोगिताओं को आपूर्ति करता है, उनको सप्लाई करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ उच्च मूल्य वाले यानी हाई प्राइस वाले उत्पादों ने वित्त वर्ष 2022 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 49% का योगदान दिया, जो वित्त वर्ष 2021 में सिर्फ 33% था। अगला अगर देखें तो ये स्पेशलिटी ऑयल्स में भी एक लीडर पोजीशन पर है। दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर तेलों का सबसे बड़ा ये कंपनी ट्रांसफार्मर ऑयल्स का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता है। इसके साथ साथ भारत में 10वां सबसे बड़ा ल्यूब्रिकेंट मार्केटर या फिर विपणक है। दोस्तों,
इसके बाद ट्रांसफॉर्मर तेल सेगमेंट में औद्योगिक तेल उपखंड में विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ इसने 400 से अधिक उत्पादों की पेशकश की है। अगर देखिए इस अकेली कंपनी की बाजार की जो हिस्सेदारी है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की वो 45% की है। इसके साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता है और भारत में ट्रांसफॉर्मर ऑयल में अग्रणी है। बिजली ट्रांसफॉर्मर तेल में 60% से ज्यादा की इसकी अकेले की हिस्सेदारी है और भारत में जो ट्रांसफॉर्मर तेल के वितरण का बिजनेस है उसमें इस कंपनी की 40% की हिस्सेदारी है। तीसरा सेगमेंट हम देखने वाले हैं लीडर पावर और टेलीकॉम केबल्स का, जिसमें भी ये कंपनी लीडर है दोस्तों। ये विद्युत और दूरसंचार केबल के साथ साथ इलास्टोमेर केबल्स में लगे विशेषज्ञ तकनीकी सेवाएं, केबल डिजाइन इत्यादि प्रोवाइड करता है। अगर देखें तो इस सेगमेंट में ये कंपनी अग्रणी खिलाड़ी है और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अगर देखें तो ये कंपनी केबल में सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों, वो सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ साथ निगरानी प्रणाली के लिए टॉर्पीडो और टीथर केबल के लिए मार्गदर्शन OFC बनाने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है ये। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे सेगमेंट्स है या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कंपनी की जिसको कंपनी टारगेट करती है नॉर्मली। तो अगर इसमें अगर क्लाइंट देखे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ITW, सिकेम ग्रुप, प्रिंस, जैन इरिगेशन, सेलो, ABB, भारत बिजली, डाबर, हाइसुंग, Hyundai, सीमेंस, शिंडर, लोरियल, तोशिबा, डॉक्टर रेड्डी, GE, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ऑनेल, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, श्नाइडर, एडनॉक, टाटा, उसके साथ साथ इंडियन रेलवेज, लार्सन एंड टूब्रो, कल्पतरु, अडानी, पावर ग्रिड, टोरेंट, सीमेंस, KEC, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। और ये सिर्फ की कंपनीज है, इसमें और भी इजाफा हो सकता, इसमें और भी कंपनीज है जिनको हम यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर बात कर ले तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भी बात कर लेंगे। ENI SPA इटली और CTC ग्लोबल USA के साथ इस कंपनी का भारतीय और वैश्विक प्रमुख गठबंधनों के साथ इसके बहुवर्षीय संबंध है, मल्टी ईयर इसके रिलेशनशिप रहे हैं इन कंपनियों के साथ। इसके साथ साथ कंडक्टर सेगमेंट में कंपनी PGCIL, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे कस्टमर्स के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है। केबल सेगमेंट में भी इसका अडानी ग्रुप, टाटा पावर, लार्सन एंड टूब्रो, LNT जिसे कहते हैं, BHEL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इत्यादि इस कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और टेलीकॉम केबल्स में भी कंपनी BSNL, रिलायंस जियो जैसे अपने कस्टमर्स के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है दोस्तों। आगे बढ़ के देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है वहां पर कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। अगर मोटे तौर पे बताऊं तो चाइना को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। 135 से ज्यादा देशों में ये कंपनी सर्व करती है, 4000 से ज्यादा इसके क्लाइंट है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ के हम देखेंगे इस भाग में फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक के मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो उन्हें भी जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नए शेयर्स के बारे में नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आने वाले दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। सबसे पहले फाइनेंशियल ओवरव्यू पर अगर नजर डालें दोस्तों, फाइनेंशियल हाईलाइट पर, तो Q3 FY 2023 के आंकड़े यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। कंपनी का रिवेन्यू जो है Q3 के लिए वो 77% बढ़कर 3,942 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। EBITDA में 174% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी गई है और ये अब हो चुका है 349 करोड़ रुपए। मार्जिन भी देखिए 310 BPS से बढ़कर, बेसिस पॉइंट से बढ़कर 8.8% हो चुका है EBITDA मार्जिन। और इसके साथ साथ EBITDA में अगर देखें तो 210% की भारी भरकम बढ़ोतरी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये अब हो चुका है 170 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ अगर पैट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी 180 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है और ये 4.3% पर पहुंच चुका है दोस्तों।
तो कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10,759 करोड़ रुपए का रहा है दोस्तों। करंट प्राइस जो है 2812 की है और 52 वीक का हाई लेवल जो है 2885 रुपए का है। साथ ही 52 वीक लो लेवल जो है वो 556 रुपए का है। तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 22.5 का और इंडस्ट्री पी है 36.8 का। तो अभी भी ये शेयर जो है एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल दिख रहा है। आरओसी अगर देखें तो 27% तक का आरओसी दिखाया है और 16.1% का इसका आरओई है। बुक वैल्यू अगर देखें शेयर की तो 457 रुपए की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 0.53% का इसका डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है 10 रुपए। तो आगे जाके हो सकता है कि इसमें स्प्लिट भी हो दोस्तों। ईपीएस देखें तो 125 रुपए का ईपीएस है। प्रॉफिट ग्रोथ 115% की रही है पिछले एक साल में और सेल्स ग्रोथ जो रही है लगभग 62% की यहाँ पर देखी जा रही है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की एक कंसिस्टेंट रही है, जहां पर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी निचले लेवल पर है, लेकिन पिछले एक साल में इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखा गया है। इसके साथ साथ डेट की बात करें तो 403 करोड़ रुपए का डेट है। तो 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी, उस पर 403 करोड़ रुपए का डेट, ज्यादा कुछ है नहीं। करंट एसेट जो है 6,262 करोड़ रुपए और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.23 का है दोस्तों। डेटर डेज जो है वो 99 डेज के थोड़ा सा ऊपर है। फाइनेंशियल हेल्थ दर्शाने वाला जो पियोट्रोस्की स्कोर है वो 7 का बन रहा है। जी फैक्टर बन रहा है 6 का और ग्राहम नंबर बन रहा है यहाँ पर 1132 का। है दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने हाईलाइट आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स में कंपैरिजन कर लेंगे। अगर देखें Q3 FY 2023 और Q3 FY 2022 के बीच अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पिछली साल की सेम तिमाही में 2221 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रहा था कंपनी का, जो बढ़कर हो चुका है 3916 करोड़ रुपए। तो अगर देखें तो 76.3% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और पिछली तिमाही में Q2 FY 2023 में इसका रेवेन्यू रहा था 3,215 करोड़ रुपए। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें लगभग 22% की बढ़ोतरी यहां पर देखी जा चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ EBITDA की बात कर ले, हम बहुत सारी चीजें तो देखने नहीं वाले हैं, जो मेन रेशियोज है वो देख लेते हैं दोस्तों। पिछली साल की सेम तिमाही में इसका EBITDA रहा था 124 करोड़ रुपए का, जो Q2 FY 23 में बढ़कर हो गया था 238 करोड़ रुपए का और अब हो चुका है 350 करोड़ रुपए के आसपास। तो अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 181% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई और पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 47% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पीबीटी की बात करें तो पीबीटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अगर देखें तो 73.9 करोड़ रुपए से उछलकर 230 करोड़ रुपए की लेवल छू चुका है, जो पिछली तिमाही में 141 करोड़ रुपए रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 211% की बढ़ोतरी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 63% की बढ़ोतरी देखी गई है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 55 करोड़ रुपए की लेवल से ये हो चुका है 170 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 210% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और पिछली तिमाही में ये 102 करोड़ रुपए रहा था, वहां से भी ये लगभग 66% उछलकर अब हो चुका है 170 करोड़ रुपए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ईयरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डाल ले तो यहाँ पर काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 5-6 साल की बात करें तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है वो अब तक का सबसे ज्यादा रहा है दोस्तों, 9,346 करोड़ FY 2022 में। अगर इसमें और एक चीज देख ले तो प्री कोरोना लेवल अगर कंसीडर करें तो FY 19 FY 20 जो है ये प्री कोरोना लेवल के आंकड़े हैं और अभी का आंकड़ा जो है वो प्री कोरोना लेवल्स को भी पार कर चुका है। तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर या फिर काफी अच्छी रिकवरी इस कंपनी ने दिखाई है। अगर और एक चीज बताऊं तो बाकी कंपनीज का रेवेन्यू कोरोना लेवल में कोरोना के टाइम पे इतना गिर गया था, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ये एक सस्टेनेबल कंपनी यहाँ पर एटलीस्ट नजर आ रही है रेवेन्यू के हिसाब से। तो काफी शानदार आंकड़े मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 38% का इजाफा हुआ है 2022 में, जो कि एक काफी बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ EBITDA की बात करें तो
प्री कोरोना में 475 468 करोड़ रुपए का EBITDA रहा था, जो अब हो चुका है 574 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर भी एक शानदार उछाल होता हुआ दिख रहा है और प्री कोरोना लेवल को इस कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। सेम चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। 3,915 और 3,600 करोड़ रुपए का कंडक्टर्स का रेवेन्यू रहा था, जो अब हो चुका है 4,200 करोड़। स्पेशलिटी ऑयल और लुब्रिकेंट्स का रेवेन्यू जो रहा था प्री कोरोना में, वो 2,630 करोड़ 2,311 करोड़, जो अब हो चुका है 3,564 करोड़। और केबल्स का रेवेन्यू भी इससे अछूता नहीं है, 1,684 और 1,600 करोड़ रुपए से प्री कोरोना लेवल से बढ़ के ये लगभग 2,000 करोड़ रुपए को छू चुका है दोस्तों। तो कंपनी ने कोरोना लेवल से तो अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अपने प्री कोरोना लेवल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा मायने रखता है कि कोई भी कंपनी जो है, उसका रेवेन्यू है या फिर उसका परफॉर्मेंस है, वो किसी भी डिजास्टर से या फिर प्राकृतिक आपदा से किस तरह निपटता है और किस तरह वहां पर रिकवरी दिखाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें दिख रहा है। आइए रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। कंडक्टर से कंपनी को लगभग 46.6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। स्पेशलिटी ऑयल्स यहाँ पर 2 नंबर पर है, 23.7% का रेवेन्यू जनरेट करता है। केबल्स जो है वो 22.5% का रेवेन्यू जनरेट करता है। लुब्रिकेंट से 6.6% का रेवेन्यू और अदर सेगमेंट से कंपनी का 0.6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये आंकड़े हैं Q3 FY 2023 के लेटेस्ट वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुई तिमाही के अनुसार अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 60.6% के शेयर है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 6.7% के शेयर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास लगभग 17.5% के शेयर, कॉरपोरेट बॉडीज के पास 1.2% के शेयर और अदर्स के पास है जो 14% के शेयर यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। आगे बढ़ के शेयर का परफॉर्मेंस अगर देखें तो शेयर के परफॉर्मेंस में देखिए यहाँ पर इसको बेसलाइन किया गया है 100 पे, रीबेस किया गया था ये चार्ट 100 पे, और वहां से अगर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, ये शानदार लाइन बनती हुई देख रही है, जहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस जो है 100 से लेकर 234 तक जा चुका है, जबकि कैपिटल गुड्स सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो 100 से लेकर 114% पर जा चुका है और सेंसेक्स जो है वो 103% पर ही अभी तक अटका हुआ है। तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा तेजी से इस कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है दोस्तों। अपार इंडस्ट्रीज हैज बीन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग मार्केट। तो यहाँ पर ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जिसके वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो या तो आसमान छूती है या फर्श पर गिर जाती है, और यही वो फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इसमें हम कंपनी के सब्सिडरीज पर नजर डाल लेंगे। अगर देखें तो कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज है। यहाँ पर सिंगापुर में कंपनी की जो सब्सिडरीज है वो PSPL पेट्रोलियम स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसके बाद UAE में यूनाइटेड अरब अमीरात में कंपनी का सेम नाम से है, पेट्रोलियम स्पेशलिटीज FGE, ये PSPL की सब्सिडरी है। अगर इंडिया की बात कर ले दोस्तों तो इंडिया में अपार ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की सब्सिडरी है। दूसरी सब्सिडरी जो इंडिया में है वो अपार डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से है, और USA में जो सब्सिडरी है कंपनी की उसका नाम है सीमा वायर्स एंड केबल्स। तो कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। सिंगापुर, इंडिया, UAE और USA में कंपनी के साथ उनके काफी गठबंधन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट अगर हम बात कर ले तो कंपनी लगातार 24% का स्वस्थ लाभांश भुगतान यानी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है दोस्तों। ये काफी अच्छा नंबर माना जाएगा। इसके बाद अगर अगला पॉइंट देख ले तो कंपनी को अगली तिमाही जो है उसमें अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगे की अगला पॉइंट अगर देख ले तो ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। अगर FY 2022 का कंपनी का ऑर्डर बुक देख ले तो यहाँ पर 5,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके बाद अगर देखें तो 100 से अधिक देशों को कंपनी निर्यात करती है, जैसे कि हमने बताया कि 130 से ज्यादा देशों को ये कंपनी निर्यात करती है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो निगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है दोस्तों। निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी जो लोन लिया है या डेट है कंपनी पर, उस पर थोड़ा सा कंपनी को फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो काफी ज्यादा लग रही है हमें। और इसके बाद अगर कंपनी के पिछले 3 वर्षों का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो ये 13.6%, जो कि एक एवरेज है लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है, तो इस पर भी कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कैपेक्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर बात कर ले तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको कि कंपनी जो है वित्त वर्ष 2022 के दौरान कंपनी ने लगभग 130 करोड़ रुपए कुल पूंजीगत व्यय किया है, यानी कि कैपेक्स पर खर्चा किया है। अगर इसमें से देख ले तो कंडक्टर्स का जो सेगमेंट है उसके लिए कंपनी ने पिछले 6 सालों में 2016 से लेकर 2022 तक 343 करोड़ रुपए का रणनीतिक कैपेक्स खर्चा किया है। ये जो खर्चा हुआ है वो नए नए सॉल्यूशंस को लॉन्च करने के लिए किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर अगला सेगमेंट देखें उस पर कितना कैपेक्स कंपनी ने खर्चा किया है तो ये सेगमेंट है दोस्तों पावर एंड टेलीकॉम केबल्स पे। इसमें भी पिछले 6 सालों में कंपनी ने नए जमाने के सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए लगभग 309 करोड़ रुपए का निवेश किया है दोस्तों। और अगला सेगमेंट अगर नजर डाले तो स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट में कंपनी ने वित्त वर्ष पिछले 6 सालों के दौरान उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर 229 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर और एक बात अगर यहाँ पर देख ले तो अल हमरिया शारजा में जो कंपनी का संयंत्र या यूनिट है या प्लांट है उसमें विकास और उसके साथ साथ मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में ग्राहकों से निकटता यानी उनके साथ एक लगाव बनाने के लिए और उसके साथ साथ थोक निर्यात यानी होलसेल एक्सपोर्ट के लिए कंपनी ने नए रास्ते बनाने के लिए इस कैपेक्स का यूज किया है। अगर इसके अलावा देख ले तो कंपनी ने 31 करोड़ के पूंजीगत व्यय की योजना भी बनाई है और ये मुख्य रूप से खर्च किया जाएगा डी बॉटलनेकिंग पर, उसकी क्षमता या क्षमता की वृद्धि पर, इसके साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में और लागत में कमी करने में और उसके साथ साथ R&D की दिशा में ये सारी जो है ये कैपेक्स या पूंजीगत व्यय जो है वो खर्च करने वाली है कंपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात कर ले तो सबसे पहले देखते हैं वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है। अगर वित्त वर्ष 2023 की बात कर ले तो FY 2023 में कंपनी बढ़ते निर्यात पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और प्रीमियम उत्पादों जैसे MVCC, ऑटोमोटिव केबल और हार्नेस पर कंपनी फोकस करने वाली है दोस्तों। कंपनी गुजरात और केरल में बेहतर बिक्री और उपस्थिति के बल पर वित्त वर्ष 2023 में अखिल भारतीय स्तर पर लाइट ड्यूटी केबल्स यानी कि LDC लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके बाद रबर केबल के विस्तार के लिए और उसको बढ़ाने के लिए नई CCV लाइनें और एक नया 2.5 मेगा वोल्ट ई बीम स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद अगर देखें फ्यूचर प्लान्स में तो कंपनी MVCC हार्नेस, रेलवे के लिए अधिक उत्पाद, प्रेशर टाइट केबल, 66 kV केबल उसके और अनुबंधों में नए अवसर तलाश रही है। इसके साथ साथ कंपनी का कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान है। कंपनी ने भारत के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े निर्माताओं को सर्व किया है, उनके साथ बिजनेस किया है दोस्तों। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने अब तक देख लिए हैं दोस्तों। कैपेक्स देखा, फ्यूचर प्लान देखा, उसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं कि शेयर की टारगेट प्राइस है वो कहां पर सेट हो रही है। अगर देखें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हमने जाना, क्लाइंट लिस्ट के बारे में बात किया, पास्ट परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स की योजना, इन सारी विषयों पर बात करके एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस है वो बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी
एक एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी एक फाइनेंशियल आंकड़े जो है कंपनी के पिछले 2 साल 3 साल में, तो कंपनी ने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली है प्री कोरोना लेवल से भी ऊपर, और पिछले 1 साल की बात कर ले तो इसके प्रॉफिट में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सभी के लिए बिजली, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी जैसे सरकारी सुधार जो है वो इन जैसी कंपनियों के लिए जो इंडिया में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। ओवरऑल कोरोना के लो लेवल से उठकर इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। तो टारगेट प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 3 महीनों में लगभग 2 गुना हो चुका है। ये शेयर 1400 की लेवल से उठकर 2800 की लेवल तक जा चुका है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इस शेयर में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। 2800 से हो सकता है ये लगभग 10-1% का, लगभग 300 पॉइंट्स का इसमें करेक्शन होने का अनुमान मुझे है दोस्तों। तो 2500 की लेवल तक हो सकता है कि ये शेयर करेक्ट हो और उसके बाद फिर से एक बार उछाल पकड़े। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो फ्यूचर में अगले 1 साल के लिए इसका टारगेट प्राइस बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है दोस्तों। लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है दोस्तों उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस शेयर के। ये शेयर 3 महीने में कभी इतना उछला नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर देखो तो 20 से 30% की इसमें बढ़ोतरी अगले 1 साल में जरूर देखी जा सकती है, और ये लगभग 3400 से लेकर 3600 के लेवल तक अगले 1 साल में छू सकता है अगर स्टेडीली परफॉर्म करता रहा। तो इसके बाद 3400 से 3600 के लेवल ये जरूर छुएगा, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि अपर इंडस्ट्रीज आगे कैसे जाके परफॉर्म कर सकता है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक जरूर करोगे। इसके साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।